गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जिसके अंदर आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम, देन वॉल ऑफ द हार्ट एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, देन walls of the heart tricuspid wall, pulmonary wall, bicuspid और mitral wall and aortic wall। उसके बाद में हमने देखा स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की बीटिंग या हार्ट की फंक्शन खुद चलाते हैं। हार्ट बीट जो होते हैं वो स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज की वजह से होते हैं, क्योंकि उसी में पेसमेकर भी होता है और उसमें एटोरिदमिसिटी होती है। ये सब स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने हार्ट की फिजियोलॉजी भी देखी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि कार्डियक साइकिल हार्ट बीट में एक बीट में जो चेंजेस एट्रिया और वेंट्रिकल में होते हैं वही साइक्लिकल मैनर में आगे कंटिन्यू होते रहते हैं। उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल इनके दो अलग फंक्शन होते हैं, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इस तरह से ये फंक्शंस होते हैं। उसके बाद में हार्ट साउंड्स कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे सुनते हैं, कितने हार्ट साउंड्स होते हैं, फिर रेडियल पल्स के बारे में थोड़ा देखा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कार्डियोलॉजी इस कार्डियक आउटपुट, जो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। उसमें एक है स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा है हार्ट रेट। अगर हमारी बॉडी में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड हैं और 1 मिनट में हम कंसिडर करते हैं कि 75 बीट्स पर मिनट होते हैं, तो एक कार्डियक साइकिल को, एक हार्ट बीट को 0.8 सेकंड लगते हैं। और उसी में कितना ब्लड राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा में जाता है, उसी को अगर बीट्स पर मिनट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। वो कब बढ़ता है, कब कम होता है, ये भी हमने देखा। कार्डियक रिजर्व यानी क्या है, हमारी मैक्सिमम हार्ट कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ाई की है। अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है, हर हॉस्पिटल में किया जाता है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में भी होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि क्लिनिकल ओपीडीज में कार्डियोलॉजिस्ट के ओपीडी में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है। इसी के आधार पर स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट भी होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। उसके पहले मुझे ये कहना है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्लासरूम टीचिंग भी होती है और ऑनलाइन टीचिंग भी होती है। ऑनलाइन टीचिंग में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। तो क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग, मैंने ये महसूस किया है कि क्लासरूम टीचिंग के इक्वली इफ़ेक्टिव कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट सामने होते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, हर किसी की डिफ़िकल्टी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग समझे हम आगे भी आगे जा सकते हैं। ये ऑनलाइन टीचिंग में या वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इन वीडियो को बार बार देखते रहिए, और डिफ़िकल्टी के लिए तो आप तो मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। लेकिन माय कंक्लूजन इज़ दैट देयर इज़ नो अदर इफेक्टिव सिस्टम एज क्लासरूम टीचिंग। ऑनलाइन teaching is not copying the expectations of the proper teaching and learning, which is important in academic curriculum और academic system। ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने ये इसलिए आपको बताया है कि मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ईसीजी अच्छी तरह समझ में आए, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन है। तो ये सब वीडियो आप बार बार देखते रहिए। मिलने के बाद आई प्रॉमिस कि मैं आपको और डिटेल में और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये ईसीजी है। अगर आप इस ईसीजी की तरफ देखेंगे तो बेसिकली ये ग्राफ है। ग्राफ में कुछ वर्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। आपने नोट डाउन किया होगा कि एक बड़ा स्क्वायर है
उसके अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर्स है। ये एक स्क्वायर की एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर आप ईसीजी का कर्व जो देख रहे हैं उसके अंदर कुछ वेव्स आपको नजर आएंगे, उसके नाम हैं पी वेव। सबसे पहले आप देख सकते हो, उसके बाद में ये क्यू है, फिर आर है, फिर एस है और ये इधर टी वेव आता है। तो पी क्यू आर एस टी ये वेव्स आपको हर ईसीजी में दिखाई देंगे। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? As cardiac impulses passes all over the heart surface, electrical signals spread into the tissues surrounding of the heart, and small proportion to this current spread to the surface of the body. If electrodes are placed on the skin on opposite side of the heart, electrical potential generated by these currents can be recorded. This recording is known as electrocardiogram. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली नोट्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। हार्ट फंक्शन थ्रू सम इलेक्ट्रिक करंट्स दैट कैन बी मेजर्ड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईसीजी कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं टू बी अप्लाइड एंड फिक्स ऑन द सुटेबल बॉडी सरफेस। दीज इलेक्ट्रोड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। उसमें और एक होता है गैल्वानोमीटर टू मेजर द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में एक रिकॉर्डिंग पेपर होता है ईसीजी पेपर, विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज स्क्वायर, जो हमने देखा है। वन लार्ज स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 5 स्मॉल स्क्वायर्स। एवरी 15 लार्ज स्क्वायर इज मार्क्ड बाय द बोल्ड वर्टिकल लाइन। ये इसमें आप देख सकते हैं, एक लाइन अगर आप देखेंगे तो बड़े स्क्वायर के बीच में 5 छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ईसीजी पेपर, उसमें टाइम पैरेलल इज ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल। जो हॉरिजॉन्टल स्केल होता है वो हमें टाइम बताता है। डिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड इज एन वर्टिकल स्केल। जो वर्टिकल स्केल होता है वो डिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड बताता है कि कितना आपको मिली वोल्ट एनर्जी आपको उतना काम करने में लगा। सो ईसीजी रन्स ऑन पेपर at the rate of 25 millimeters per second. So it takes 0.04 second to cover one small square and 0.2 seconds to cover one large square, and 1 square for large, 1 second for 5 large squares. The vertical axis represent voltage. One small square indicate 0.1 millivolt. ये आप इसमें देख सकते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है, it shows millivolts and this shows timings. One small square process for 0.04 second and this big square takes 0.2 seconds. We should remember this. ECG can be recorded by two methods, the bipolar method and unipolar method. By these methods we get 12 different settings which are called leads. हमें 12 प्रकार के leads ECG पेपर से मिल जाते हैं और क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ये 12 पेपर आपको पढ़ना है। उसमें जो 12 लीड्स होते हैं उसमें 3 होते हैं स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स जो पहले आते हैं, उसका नाम है 1, 2 एंड 3 रोमन लिपि में। दूसरे जो है वो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स है, उनको कहते हैं AVR, AVL और AVF। उसके बाद में 6 जो होते हैं वो चेस्ट लीड्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो आपको ये हर ECG में आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा P, Q, R, S एंड T। उसमें पहला होता है P वेव और दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स, जो उसको QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसमें 3 वेव्स होते हैं Q, R एंड S। उसके बाद में T वेव। ये किस तरह से तैयार होते हैं? P वेव जो पहली वेव है इंडिकेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इट्स ड्यूरेशन डज नॉट एक्सीड 0.1 सेकंड एंड नॉट मोर देन 2.5 मिलीमीटर टॉल। आपको मालूम है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड होता है, एट्रियल रिलैक्सेशन 0.7 सेकंड होता है।
This P wave is upright in 1, 2 AVF, V5 and V6. P wave is sometimes inverted in AVR and maybe any position in 3 AVL, V1, V2. उसके बाद में P से लेकर R तक उसको कहते हैं PR interval is normally 0.12 to 0.2 seconds. That means वो जो है वो छोटे छोटे 3 स्क्वायर लेती है, ज़्यादा ज़्यादा 5 स्क्वायर लेती है। आप इसमें देख सकते हैं ये P वेव है which indicate atrial contraction. This one is PR interval. Here also it has been shown 4 to 5 squares occupying. That is its normal range. QRS complex has duration of not more than 11 seconds. This R wave is dominant in 1, 2, V4, V5, V6. S wave is dominant in AVR, V1 and V2. Any wave may be dominant in 3 AVL, AVF and V3. ये जो AVL, AVF, V1, V2 है वो लीड से आप लोगों ने सुना है, तो इसमें आप देख सकते हो QRS complex. This is QRS. This one is known as complex. T wave आप लोगों ने देखा. Now we are talking about this T wave. Now T wave, normal T wave is upright in 1, 2, V4, V5, V6, inverted in AVR and maybe inverted or biphasic in 3 AVL, AVF, V1, V2, V3. When ECG starts, it starts like this. सबसे पहले P वेव की शुरुआत होती है, फिर P वेव पूरी हो जाती है which indicate atrial contraction. फिर उसके बाद में वो Q तक आके पहुंचती है जहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स प्रोड्यूस QRS कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है. फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पूरा इसमें बताया है QRS कॉम्प्लेक्स में. फिर उसके बाद में वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में शुरू हो रही है, वेव पहुंची है T वेव तक, और उसके बाद में वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन कंप्लीटली आफ्टर T वेव. आपको मालूम है पहले 0.1 सेकंड में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर ST सेगमेंट में वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. तो ये कंप्लीट ECG वेव में हमें दिखाई देता है. ये कैसे होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं. नाउ द बाइपोलर मेथड. इन दिस मेथड electrodes or leads are placed on 2 different parts of the body. Electrodes are placed on a limb, so leads are called as standard limb leads. There are 3 standard limb leads. Lead 1, lead 2 and lead 3 इनको standard limb lead कहते हैं. उसमें lead 1 जो होता है, here the electrodes are connected to right arm and left arm. Lead 2 का मतलब है electrodes are connected to right arm and left leg. लीड 3 में जो होता है इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट लेग. सॉरी, हियर राइट फुट इज नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम. उसके बाद में होता है यूनिपोलर मेथड. इन दिस मेथड इलेक्ट्रोड्स आर लीड्स आर कॉल्ड एवीएल मीन्स लेफ्ट आर्म, एवीआर मीन्स राइट आर्म, एवीएफ मीन्स लेफ्ट लेग. लेटर V इंडिकेट्स वेक्टर. उसके बाद में 6 चेस्ट लीड्स होते हैं. द चेस्ट लीड्स आर आल्सो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स एंड दे आर 6 इन नंबर्स. और जब चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा बल्ब होता है उसको घुमा दिया जाता है अलग अलग पोजीशन के ऊपर, जो कि आपको V1 to V6 मिले. दीज पोजीशंस आर एज फॉलोज. अगर आपको V1 लेना है तो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस राइट टू द स्टर्नम. जब आप 4th इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट टू स्टर्नम में रखते हैं तो आपको V2 लीड मिल जाती है. जब आप मिड पॉइंट बिटवीन V2 एंड V4 में रखते हो बल्ब तो V3 मिल जाती है. जब आप 5th इंटरकॉस्टल स्पेस एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में रखते हैं तो आपको मिल जाती है V4 लीड. एट द सेम लेवल ऑफ V4 ऑन एंटीरियर एक्सेलरी लाइन V5. At the same level of V5 on anterior axillary line,
but at a point where mid-axillary line intersect perpendicularly the same horizontal line extended from V4 आपको मिल जाती है V6। तो इस तरह से V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 आपको चेस्ट लीड्स मिल जाती है। तो अलग अलग ट्रेसिंग में आपको ये मिल जाती है, 12 ट्रेसिंग जो है। Now we should remember few things. In clinical practice, electrodes are positioned on the arms and legs at 6 positions on the chest to record ECG. The electrocardiograph amplifies the heart's electrical signals and produces 12 different tracings from the different combination of limb and chest leads. Each limb and chest electrode records slightly different electrical activity because of the difference in its position relative to the heart. ECG का उपयोग क्या है? What is use of ECG? By comparing these records with one another and with normal records, it is possible to determine if the conducting pathway is abnormal, if the heart is enlarged, if certain regions of the heart are damaged, and what is the cause of chest pain. ये कंक्लूजन्स हम ECG निकालने के बाद निकाल सकते हैं कि कंडक्शन सिस्टम में कहीं गड़बड़ है क्या, हार्ट एनलार्ज है क्या, हार्ट के कुछ पार्ट डैमेज हुए हैं क्या, और चेस्ट पेन का कारण क्या है। In a typical record, 3 clearly recognizable waves appear with each heartbeat. The first, called P wave, is small upward deflection on the ECG. The P wave represents atrial contraction which spreads from the SA node through contractile fibers in both atria. The second wave, called QRS complex, begins as a downward deflection, continues as a large upright triangular wave, and ends as a downward wave. The QRS complex represents rapid ventricular contraction as the action potential spread through the ventricular contractile fibers. The third wave is dome-shaped upward deflecting, called T wave. It indicates ventricular repolarization and occurs just as the ventricles are starting to relax. The T wave is smaller and wider than the Q wave, QRS complex, because repolarization occurs more slowly than the depolarization. इसमें रिलैक्सेशन में ज़्यादा समय लगता है, कॉन्ट्रैक्शन को कम लगता है। During plateau period of the steady depolarization, the ECG tracing is flat. In reading an ECG, size of the waves can provide clues to abnormalities. Larger P wave indicate enlargement of an atrium. An enlarged Q wave may indicate myocardial infarction. An enlarged R wave generally indicate enlarged ventricles. The T wave is flatter than normal when heart muscle receives insufficient oxygen, as for example in coronary artery disease. The T wave may be elevated in the hypercalcemia, that is high blood potassium level. Analysis of the ECG also involves measuring the time spans between the waves, which are called intervals or segments. For example, PQ interval is time for the beginning of P wave to the beginning of QRS complex. It represents the conduction time from the beginning of atrial excitation to the beginning of ventricular excitation. Put another way, PQ interval is time required for the action potential to travel through the atrioventricular node and remaining fibers of the conduction system. As the action potential is forced to detour around scar tissue caused by the disorders such as coronary artery disease and rheumatic fever, PQ interval is long. The ST segment, which begins at the end of the S wave and ends at the beginning of T wave, represent a time when ventricular contractile fibers are depolarized during plateau phase of the action potential. The ST segment is elevated above the baseline in acute myocardial infarction, and they are depressed when the heart muscle receives insufficient oxygen.
The QT interval extends from the start of the QRS complex to the end of the T wave. It is the time from beginning of the ventricular contraction to the end of ventricular relaxation. The QT interval may be lengthened by myocardial damage, myocardial ischemia, which means there is decreased blood supply to the myocardium, and conduction abnormalities. Sometimes it is helpful to evaluate the heart response to the stress of physical exercise. It is also called as stress testing. Although narrowed coronary arteries may carry adequate oxygenated blood while a person is at rest, they will not be able to meet the heart's increased need for oxygen during strenuous exercise. This situation creates changes that can be seen on electrocardiogram. This is done by treadmill test. तो एक treadmill test होती है, उसी को स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है. एक एक्सरसाइज में वॉकिंग किया जाता है और वो वॉकिंग के दरमियान इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मशीन लगाया जाता है और ईसीजी में आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है. उसका उद्देश्य यह है कि एट रेस्ट योर ईसीजी में भी नॉर्मल. अगर आप जब चलना शुरू कर देते हो और आपको अगर हार्ट डिसीज है तो उसमें ज़रूर कुछ चेंजेस आप नोट डाउन करेंगे. तो ये ट्रेडमिल टेस्ट या इसी को स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है, उसका इम्पोर्टेंस है. अभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन आईसीयू. आईसीयू मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट. सबसे ज़्यादा केयर वहाँ ली जाती है. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ईसीजी का होता है. Abnormal heart rhythm and inadequate blood flow to the heart may occur only briefly or unpredictably. To detect these problems, continuous ambulatory electrocardiogram is used. With this procedure, a person wears a battery-operated monitor that recorded an ECG continuously for 24 hours. Electrodes attached to the chest are connected to the monitor and information on the heart's activity is stored in the monitor and retrieved later by the medical personnel. As you have seen, atria and ventricle depolarizing and then contract at different times because the conduction system route cardiac action potentials along a specific pathway. The term systole refers to the phase of contraction and phase of relaxation is diastole. The ECG waves predict the timing of atrial and ventricular systole and diastole. At heart rate of 75 beats per minute, the timing will be as follows. Number 1, the cardiac action potential arises in SA node. It propagates throughout the atrial muscle and down to the AV node in about 0.03 seconds. As the atrial contractile fibers depolarize, the P wave appears in the ECG. ये P wave से ECG शुरू हो जाती है. After P wave begins, the atria contract, which is known as atrial systole. The conduction of the period potential slows at the AV node because fibers have much smaller diameter and fewer gap junctions. The resulting 0.1 second delay gives the atria time to contract, thus adding to the volume of blood in the ventricles before ventricular diastole begins. ये आप इसमें third thing is action potential propagate rapidly against after entering the AV bundle. Then 0.2 second after onset of the P wave, it has propagated through the bundle branches, Purkinje's fibers and entire ventricular myocardium. Depolarization or contraction progresses down to the septum, upward from the apex and outward from the endocardial surface, producing QRS complex. At the same time, atrial repolarization is occurring, but it is not usually evident in an ECG because larger QRS complex mask it. Number 4, contraction of the ventricular contractile fibers or ventricular contraction begins shortly after the QRS appears and continue during the ST segment. As contraction period from the apex toward the base of the heart, blood is squeezed upward toward the semilunar walls. Then repolarization of the ventricular contractile fibers begin at the apex and spreads throughout
the ventricular myocardium. This produces the T wave in the ECG about 0.4 second after the onset of the P wave. Number 6, shortly after the T wave begin, the ventricles start to relax, that is ventricular relaxation. By 0.6 second, ventricular relaxation is complete and ventricular contractile fibers are relaxed. During next 2.2 seconds, contractile fibers in both the atria and ventricles are relaxed. At 0.8 seconds, the P wave appears again in the ECG. The atria begins to contract and cycle repeats. As you have just learned, events in the heart occurs in cycle that repeat for as long as you live. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ये सब चेंजेस आ जाते हैं. रिमेंबर 12 ट्रेसिंग्स, रोमन लिपि 1 2 3, then AVR, AVL, AVF, then V1, V2, V3, V4, V5, V6. Then remember the P wave, P, Q, R, S, T waves. Out of these QRST, QRS is known as QRS complex because they appear together. This is again, here the P wave is going to start, P wave is going to get complete, then wave reaches up to the Q, then it complete QRS complex, and then it reaches to the T, it completes the T wave. In this way the ECG get completed. So interpretation of ECG, normal ECG consists of P, Q, R, S, T. P wave indicate atrial systole, atrial activity. It is upright position wave. It takes place when SA node spreads over atria. Average duration is 0.1 second. QRST complex, it denotes ventricular activity. QRS wave shows ventricular contraction. Its time is 0.08 second. T wave indicates ventricular relaxation and it is positive and upright. Intervals on ECG. PR interval denote the conduction time of the impulse from SA node to ventricle. QT interval denotes total ventricular systole time. Normal PR interval is 13 to 16 seconds. Normal Q2 interval is 12 to 15 seconds. Thank you. This is about the ECG. I have tried to explain you as much as possible in a simple way, simple matter. The matter we should not be forget is 12 leads on ECG. ECG is basically graph number 1. You can remember ECG is a graph. Its horizontal lines denotes time, vertical line denotes millivolts for work. Then number 2 you should remember 12 leads, and number 3 P, Q, R, S, T, these 5 waves. Indication of these wave when this wave appears, how they looks normal. When you compare this normal ECG with many of the abnormal ECGs, you will able to find out the conclusion. आपको ECG बहुत सारे देखना है और ये ECG में ये PQRST लेवल को ऑब्जर्व करना है. तो बहुत सारे नॉर्मल ECG ऑब्जर्व करने के बाद अगर कोई एबनॉर्मल निकलता है तो आप उसमें ज़रूर पहचान पाएंगे इस पेशेंट में इस प्रकार की विकृति या हार्ट डिसीज है. बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है कि जब किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन होता है और हॉस्पिटल में लाया जाता है तो सबसे पहले उसका ECG बनाया जाता है. अगर उसमें ST एलिवेटेड है तो इट इज़ कंक्लूजन दैट इट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और उसको ICU में एडमिट किया जाता है. वहाँ पर उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ECG होती है ICU में, इसलिए कि 24 घंटे में फिर कभी कोई उसको हार्ट अटैक बढ़ गया तो वो ECG आपको इंडिकेट करा देगा. अगर क्लिनिकल ओपीडी में ST डिप्रेशन है, योर कंक्लूजन इज मायोकार्डियम कुड नॉट गेटिंग द ब्लड विच मायोकार्डियम नीड्स.
तो इसको इस्कीमिया कहते हैं, डिक्रीज ब्लड फ्लो। अलग अलग प्रकार के हार्ट डिसीज का कंक्लूजन ईसीजी के आधार पर हो सकता है, इसलिए ईसीजी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, ये हर किसी को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में क्लासरूम टीचिंग में भी इसको पढ़ेंगे। बहुत सारे ईसीजी का भी आपको देखना है और कंपेयर करके ईसीजी पढ़ने में आपको मास्टर होना है। तो उसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।